अब आपने समझ लिया है कि जीडीपी क्या होती है। अब जरा दो प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो पीएससी में पूछे जा सकते हैं, पीएससी मेंस के पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीएससी मेंस इस बार हो चुका है एनालिटिकल, बहुत तरीके से एनालिटिकल हो चुका है, तो आप एनालिटिकल क्वेश्चनों पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जीडीपी के मूल्यांकन में अंतिम वस्तु ही उपयोग में क्यों आती है, मध्यवर्ती क्यों नहीं? हमने देखा था अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं। तो अभी जब पीछे डेफिनेशन हमने देखी है उसमें देखिए क्या लिखा है, सभी अंतिम वस्तु तथा सेवा, अंतिम वस्तु तथा सेवा। सिर्फ हम अंतिम वस्तु और सेवा को ही क्यों ले रहे हैं, हम मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है, जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसकी जीडीपी के मूल्यांकन में उसे नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? ये दो क्वेश्चन आप अपने जहन में रखिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो पढ़ा रहा हूं उस नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा संबंध है आपका अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। एक बार और मैं आपको बता देता हूं क्या होती हैं ये दोनों चीजें। अंतिम वस्तु वो प्रोडक्ट है, वो वस्तु है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा चुकी है। ठीक है, कंज्यूमर ने जिसे खरीद लिया है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, जो बन तो गई है, वो अपने फाइनल शेप में तो आ गई है, लेकिन उसे डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, उपभोक्ता उसको डायरेक्ट नहीं खरीदेगा। उसको कौन खरीदेगा? किसी और कंपनी वाला, कोई और कंपनी वाला एज अ रॉ मटेरियल खरीदेगा और उसको बनाने के बाद वो किसको बेचेगा? उपभोक्ता को। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ उस एग्जाम्पल को। जैसे चाय है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए फिर से। चाय है, चाय पत्ती है, उसको आप घर पे लेकर आए और वही चाय पत्ती रेस्टोरेंट में भी गई। ठीक है, अब इन दोनों को समझने की कोशिश करिए। चाय पत्ती है जो आप घर पर खरीद के लाए और वही चाय पत्ती रेस्टोरेंट में भी गई। अब जब उस चाय पत्ती को आप घर पे खरीद के लाएं, क्या आप इसके बाद उसको बेचने वाले हैं? घर में ही आप पापा को बोलेंगे, पापा मैंने चाय वाला ये लाओ 10 रुपये दो। भैया को बोलोगे लाओ भाई 10 रुपये दो तब चाय पिलाऊंगा? नहीं, घर पे तो आपने चाय बनाई और पापा को भी पिलाई, मम्मी को भी पिलाई और भैया को भी पिलाई, सबको पिलाई। ठीक है, क्या यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको बताया था जब आर्थिक गतिविधि होती है, किसको मैं आर्थिक गतिविधि बोलूँगा? जिसमें उत्पादन भी हो और हमें पैसा भी मिले। उत्पादन भी हो, पैसा भी मिले। तो उत्पादन वाली चीज़ तो हो रही है, चाय पत्ती से चाय तो बन रही है, लेकिन क्या उसमें मुझे पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब आखिरी कंज्यूमर क्या हो गया? ये चाय पत्ती। ये चाय पत्ती को उपभोक्ता ने खरीदा, इसके बाद इसमें कोई भी पैसे की कमाई नहीं हो रही। मतलब ये चाय पत्ती क्या हो गई? मेरी अंतिम वस्तु। ये चाय पत्ती इस घर के केस में मेरी अंतिम वस्तु है। लेकिन जरा ध्यान दें, जब ये चाय पत्ती रेस्टोरेंट में गई, अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे और बोलोगे लाओ भाई चाय लेके आओ, वेटर भाई चाय लाओ। चाय ले आए वेटर भाई, अब वो आपसे कहेंगे अरे आप तो घर के आदमी हो, मत दो पैसे। ऐसा तो हुआ नहीं, बिल ला के थमा देंगे आपको, सर 10 रुपये प्लस टैक्स। क्लियर है? अब वो चाय पत्ती जो थी, वो जो चाय में कन्वर्ट हुई, उसका भी पैसा उपभोक्ता दे रहा है। इस चाय पत्ती से जो चाय बन गई उसका पैसा भी उपभोक्ता दे रहा है। तो इस समय ये चाय पत्ती नहीं हुई अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या हुई? चाय। अंतिम वस्तु क्या हुई? चाय। क्यों हुई चाय? क्योंकि चाय पे भी पैसा लग गया। इधर तो चाय पे पैसा नहीं लगा था, इधर चाय पे पैसा लग गया। तो जब चाय पे पैसा लग गया तो ये अंतिम वस्तु हो गई। और चाय पत्ती इस केस में क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जब ये चाय पत्ती इस रेस्टोरेंट वाले ने खरीदी होगी और जब ये चाय उपभोक्ता को बेची होगी, क्या उसने चाय पत्ती का पैसा नहीं जोड़ा होगा? या सिर्फ चाय का पैसा जोड़ के दे दी होगी? नहीं भाई मेरा दूध लगा है, पानी चाय पत्ती का तो पैसा ही नहीं लगा मेरा, ऐसे ही ले लो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, उसने चाय पत्ती का पैसा भी जोड़ा होगा।
और जिसने चाय पत्ती बनाई है उसने जहाँ से पत्ती खरीदी होंगी, चाय की जो बागान रहते हैं वहाँ से जो उसने पत्ती खरीदी होंगी, उसने उस चीज़ का पैसा जोड़ के चाय पत्ती बनाई होगी। क्लियर है चीज़? यानी इससे पहले भी बहुत सारी मध्यवर्ती वस्तु रही होंगी। जैसे मैं आपको एक पूरे एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ ये चीज़। मान लीजिए कहीं माइनिंग हो रही है, ठीक है, माइनिंग हो रही है कहीं, माइनिंग मतलब खदान वाला काम हो रहा है, माइनिंग वाला काम हो रहा है कहीं, ठीक है। माइनिंग से आपने क्या निकाला साहब? लोहा निकाला, ठीक है। अब ये जो लोहा है, इस लोहे को बाजार में बेच दिया 10 रुपए का, इस लोहे को बाजार में 10 रुपए का बेच दिया। इसने इसमें क्या जोड़ा? कुछ नहीं, लोहा निकल के आया, 10 रुपए में बेच दिया। अब ये लोहा इसने किसको बेचा? एक स्टील बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, मान लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया। अब वो इस लोहे से क्या करेगा? इस लोहे से वो स्टील बना देगा, मतलब इसमें थोड़ा कार्बन का परसेंटेज मिला देगा, कार्बन मिलाएगा, मतलब उसने कुछ ना कुछ उसकी मूल्य में इजाफा किया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलाई है जिसके वो पैसे जोड़ेगा। क्लियर है? मतलब ये 10 रुपए में तो इसने खरीदा, देखो ये 10 रुपए का लोहा तो उसने खरीदा, लेकिन उसमें कुछ कार्बन का परसेंटेज भी उसने बढ़ाया, मतलब उसकी कुछ मूल्य वृद्धि करी। अब वो जो अगले आदमी को ये चीज़ बेचने वाला है, क्या 10 रुपए में बेचेगा? नहीं, उसने कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज़ कर दी। मान लो उसने अगला बर्तन बनाने वाली कंपनी को, बर्तन बनाने वाली कंपनी को 20 रुपए में बेच दिया। अब ये 20 रुपए में स्टील किसने खरीद ली? बर्तन बनाने वाले ने। बर्तन बनाने वाले ने 20 रुपए में खरीद ली स्टील। अब वो स्टील से क्या कर रहा है? बर्तन बना रहा है। सर अब तो उसने कोई प्रोडक्ट उसमें डाला ही नहीं नया, डाला है उसकी मेहनत, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप कोई नया उत्पाद उसके अंदर ना डालो तब तक उसकी मूल्य वृद्धि ना हो। मूल्य वृद्धि उसके टैलेंट की, उसकी मेहनत की भी हो सकती है। जैसे आप कहीं पंचर बनवाने जाते हैं साइकिल की, ठीक है, तो वो टिकली लगाता है एक छोटी सी, वो टिकली कितने की आती है? 1 रुपए की, लेकिन वो आपको चार्ज कितना करता है? 15 रुपए। क्यों? क्योंकि बाकी के 14 रुपए उसकी मेहनत है, ठीक है। तो 20 रुपए का उसने स्टील लिया और उसको बर्तन बना के मार्केट में 30 रुपए में, 50 रुपए में बेचा, मान लो 50 रुपए में बेचा। तो अब आप जरा ध्यान दें, यहां से लेके यहां तक, ये 10 रुपए के ऊपर इसने, इस 10 रुपए के ऊपर इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाले ने अपना मूल्यवर्धन किया, और इस 20 रुपए के ऊपर इस बर्तन वाले ने अपना मूल्यवर्धन किया। यानी जो लास्ट में ये जो 50 रुपए है, ये लास्ट में 50 रुपए हैं, उसमें अगर आप ध्यान दें तो ये 10 रुपए भी इंक्लूडेड हैं और ये 20 रुपए भी इंक्लूडेड हैं पहले से ही। नहीं समझे? देखिए ये जो 10 रुपए हैं और ये 20 रुपए हैं, ये टोटल मिलाकर ही तो इसके पास पहुंचे। ये टोटल इस 10 रुपए पर इसने कुछ लगाया, क्योंकि इसको 10 रुपए की ये चीज पड़ी थी, तो ये घाटे में तो बेचेगा नहीं, पहले तो ये 10 रुपए रखेगा ही अपने पास, उसके बाद अपना लाभ मिलाकर इसको बेचेगा। फिर इसको 20 रुपए में मिली, तो मतलब इन दोनों का काम तो हो ही गया पहले ही। अब इसमें उसको जितना लाभ होना है उतना लाभ मिलाकर वो 50 रुपए में बेच रहा है। मतलब जो अंतिम वस्तु है उसमें मध्यवर्ती चीजों की प्राइस पहले से ही इंक्लूडेड है। जो अंतिम वस्तु है उसमें मध्यवर्ती चीजों की प्राइस पहले से ही इंक्लूडेड है। अगर मैं कहीं से गेहूं खरीद के लाता हूं, ठीक है, गेहूं खरीद के लाया मैं 20 रुपए किलो, ठीक है, अब मैंने उसको आटा बना लिया घर में। अब उसको गेहूं से जब मैंने आटा बनाया तो वो 20 रुपए का किलो का जो गेहूं था, अब मार्केट में कितने रुपए का मिलने लगा? वही चीज़ 40 रुपए किलो की बिकेगी। जो पहले गेहूं 20 रुपए किलो का बिक रहा था, अब वही जब आटा बन गया तो 40 रुपए किलो में बिक रहा है। मतलब मैंने क्या किया? उसकी शेप, साइज कुछ भी चेंज कर सकता हूं मैंने उसकी मूल्य वृद्धि कर दी। अब उस आटे से मैंने बिस्किट बना दिया, तो वही जो 40 रुपए किलो का आटा बिक रहा था, वही 5-5 रुपए के बिस्किट के पैकेट 100 बन गए। मतलब वो 40 रुपए सीधे 500 रुपए हो गए। कैसे? क्योंकि मैंने उसकी मूल्य वृद्धि कर दी, उसका कुछ शेप, साइज चेंज कर दिया। नई चीज नहीं जोड़ी, लेकिन मैंने उसका कुछ ना कुछ शेप एंड साइज
चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ, जो गेहूं के पैसे थे वो आटे में पहले से ही जुड़े हुए हैं, और जो आटे के पैसे हैं वो पहले से ही बिस्किट में जुड़े हुए हैं। मुझे अलग से जोड़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसलिए देखें पिछला क्वेश्चन क्या था, जीडीपी के मूल्यांकन में अंतिम वस्तु ही क्यों उपयोग होती है, मध्यवर्ती क्यों नहीं होती। मध्यवर्ती इसलिए नहीं होती क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं की जो प्राइस है, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो मूल्य है वो अंतिम वस्तु में पहले से ही इंक्लूडेड है, अलग से ज़रूरत नहीं है उसको जोड़ने की। अगर हम बार बार जोड़ते रहेंगे तो हम डबल बार उसको काउंट कर लेंगे। अगर हम फिर से जोड़ेंगे तो हम डबल, जैसे माइनिंग वाला था, ये जो एग्जांपल दिया है इसमें देखो, अगर मैं जीडीपी में तीनों को ले लूँ, जीडीपी में मैंने ये 50 रुपये भी ले लिए, मैंने ये 20 रुपये भी ले लिए, मैंने ये 10 रुपये भी ले लिए, तो टोटल कितना हो गया, 50, 60, 70, 80 रुपये की जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन उसमें मैंने इन दो चीज़ों का 2 बार काउंटेशन कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जुड़ी हुई है। लगता है इस वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। एक और बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। कार का एग्जाम्पल लीजिए, कार का एग्जाम्पल लीजिए, इससे समझ आ जाएगा। कार है, देखो अच्छी कार है। अब ये कार किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, देखो टायर भी है इसमें, फाइबर भी है इसमें, स्टीयरिंग व्हील भी होंगे, इधर कांच भी होगा। यानी देखो बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर इसका उत्पादन किया होगा। किसी ने इस कंपनी को, कार बनाने वाली कंपनी को टायर भी बेचे होंगे, किसी ने इसको फाइबर भी बेचा होगा, किसी ने इसको कांच भी बेचा होगा। मान लो ये इस कंपनी ने, ये तीसरे नंबर की जो कंपनी है इसने इसको कांच बेचा, दूसरे कंपनी थी उसने इसको एल्यूमिनियम बेचा, पहले नंबर की जो कंपनी थी उसने इसको टायर बेचा। ठीक है, अब टायर इसको पहुंचा, मान लो 20 रुपये का टायर पड़ा, एल्यूमिनियम मान लो इसको 30 रुपये का पड़ा, और कांच मान लो इसको 10 रुपये का पड़ा। ठीक है, अब ये 20 रुपये का टायर इसके पास पहुंच चुका है, तो ये 20 रुपये तो ये कार की लागत में जोड़ेगा ही जोड़ेगा। 30 रुपये एल्यूमिनियम पड़ा तो 30 रुपये भी ये कार की लागत में जोड़ेगा। 10 रुपये का कांच पड़ा तो 10 रुपये भी इसकी लागत में जोड़ेगा। अब इन तीनों को मिलाकर उसने कार बनाई, तीनों को मिलाकर कार बनाई। पहले उसका कितना खर्चा हो चुका है, 20, 50, 60 रुपये तो उसका खर्चा हो ही चुका है। मतलब ये चीज़ तो उसने मिलाई ली है। अब उसको प्रॉफिट क्या होने वाला है, वो अलग से जोड़ेगा। मान लो 20 रुपये का उसने मूल्यवर्धन किया और उसने 80 रुपये में कार बेची, क्या उसने 40 रुपये में कार बेची? नहीं, क्योंकि उसको टायर 20 रुपये का पड़ा, एल्यूमिनियम 30 रुपये का पड़ा, कांच 10 रुपये का पड़ा, तो उसको उस चीज़ की कॉस्ट भी जोड़नी पड़ेगी। किसी भी हालत में उसको उसकी ये कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो कुछ लाभ कमा पाएगा। मतलब इस अंतिम वस्तु में उसने टायर, एल्यूमिनियम और कांच तीनों की कॉस्ट जोड़ी हुई है। इसी को बोलते हैं सकल मूल्य वर्धन। ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादनों में मध्यवर्ती उपयोग को घटाने पर प्राप्त होता है। कैसे, देखिए ये जो 80 रुपये हैं इसमें से मैं इन तीनों का मूल्य घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, GVA। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसे जीडीपी के मूल्यांकन में नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। अगर नहीं पता है ये चीज़ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कंसेप्ट क्या है, आपने एक कार खरीदी, ठीक है, आपने एक कार खरीदी और अपने एक कार खरीद के उसका टैक्स मैक्स था वो सब भर भरा के आपने कार को चलाई, बढ़िया 10 साल आपने कार को चलाया। ठीक है, अब 10 साल बाद आपको कार चलाने का मन नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया, इस कार को किसी दूसरे इंसान को बेच दिया। ठीक है, ये कार मान लो आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में आपने कार खरीदी थी और आपने सेकंड हैंड बेच दी मान लो 2 लाख रुपए में। अब आप ध्यान दें, ये कार का कोई नया उत्पादन नहीं हुआ, ये वही कार है जिसको हम एक बार जीडीपी में काउंट कर चुके हैं।
उसी चीज को दोबारा क्यों हम जीडीपी में काउंट करें? ये कोई नया उत्पादन तो है नहीं। ये पेन था, एक बार काउंट हो चुका है, इसकी जीडीपी जो थी एक बार काउंटिंग में आ चुकी है। उसी चीज को मैं दोबारा अगर बेचूंगा तो उसको काउंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस चीज की मूल्य मैं पहले ही जोड़ चुका हूं। अगर मैं उस चीज का मूल्य पहले ही जोड़ चुका हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको दोबारा ना जोड़ें। लेकिन मान लीजिए एक तीसरा पर्सन है जिसके थ्रू आपने इस कार को बेचा है और इसने इस कार को 2 लाख में बेचवा के 20,000 रुपए की कमीशन ली है। ध्यान दें, पहले वो 10 लाख में बिकी थी तो ये तो इसका जीडीपी में काउंटिंग होगी, फर्स्ट हैंड थी जब ये। लेकिन जब ये सेकंड हैंड हुई तो उसी प्रोडक्ट को मैं दोबारा बेच रहा हूं। ये जो दूसरा आदमी था उसने 2 लाख रुपए में तीसरे आदमी को बेची, ठीक है। जब तीसरे आदमी के पास गई 2 लाख रुपए में इस बंदे के थ्रू, तो इसने जो ये 20,000 की इनकम करी है इसको मुझे जीडीपी में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसकी कमाई का साधन तो यही है, इसकी कमाई का साधन तो यही है और ये इनकम टैक्स वगैरह भरेगा। तो ये इनकम टैक्स भरेगा किस चीज पे? जो उसको कमीशन मिल रही है उस चीज पर इनकम टैक्स भरेगा। उसकी इनकम तो यही कमीशन है ना, तो इस कमीशन को उसे जीडीपी में जोड़ना पड़ेगा। ये वाली चीज नहीं जुड़ेगी जीडीपी में। जीडीपी में जुड़ेगा क्या? ये कमीशन। क्यों ये वाली क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम पहले ही जीडीपी में काउंट कर चुके हैं, इसलिए अब अगर वो दोबारा से कहीं बिक रही है तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक बार काउंट कर चुके हैं। तो हमें ये नहीं बताएगा कि उत्पादन बढ़ रहा है। जीडीपी बताती क्या है? उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये उत्पादन बढ़ रहा है क्या? ये बिल्कुल उत्पादन बढ़ थोड़ी रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो जब किसी सामान को बाजार में दोबारा बेचा जाता है तब उसकी जीडीपी का मूल्यांकन नहीं, उसको जीडीपी के मूल्यांकन में नहीं लिया जाता, केवल उसके द्वारा उत्पादित कमीशन का मूल्यांकन करते हैं। कमीशन का मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो कमीशन है वो तो किसी की इनकम होगी और इनकम को हम जीडीपी में काउंट करते हैं, किसी की भी इनकम हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जीडीपी का मूल्यांकन। ठीक है, जीडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जीडीपी के मूल्यांकन करने की 3 विधियां होती हैं और तीनों विधियां बहुत सिंपल हैं। इनको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी की गणना किन किन तरीकों से की जा सकती है, सिर्फ उस चीज़ के लिए आपको इनका कैलकुलेशन देखना है। बाकी इनका कैलकुलेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उत्पाद विधि द्वारा। ठीक है, उत्पाद विधि। अभी आपको बताया मैंने जीडीपी की गणना कैसे होगी, जीवीए से, सकल मूल्य वृद्धि से। अभी जब मैं आपको बता रहा था कि टायर, एल्यूमिनियम और मान लो कुछ भी कांच और कार बनी, इनसे इन तीनों चीज़ों को मिलाकर कार बनी। अब इस टायर वाले ने कार वाले को अपना सामान बेचा है, एल्यूमिनियम वाले ने कार वाले को अपना सामान बेचा है और कांच वाले ने कार वाले को अपना सामान बेचा है। तो इन सब का जो सकल मूल्य वृद्धि हुई है, जो मैंने टेबल बनाई थी माइनिंग वाली जो टेबल बनाई थी माइनिंग वाली, कि माइनिंग वाले ने लोहा निकाला, लोहा निकाल कर उसको स्टील मैन्युफैक्चरर को दिया, उसने 20 रुपये में बेचा। फिर बर्तन वाले के पास गया, बर्तन वाले ने उसे 50 रुपये में बेचा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया है साहब? ये 10 रुपये का था, 10 रुपये का बेचा, कुल कितना हो गया? 80। लेकिन हर एक में मूल्य वर्धन कितना हुआ है? इन दोनों को माइनस करो, कितना मूल्य वर्धन किया? क्योंकि इसको 10 रुपये का पड़ा था, इसने 20 रुपये का बेचा, मतलब इसने कितने का मूल्य वर्धन किया होगा? 10 रुपये का। इसको 20 रुपये में मिली थी ये चीज़, लेकिन उसने बेचा कितने का? 50 रुपये का, मतलब कितना मूल्य वर्धन किया उसने? 30। ये जो चीज़ आती जा रही है हमारे पास, ये जो चीज़ आती जा रही है 30, 10, ये क्या है? ये है आपका जीवीए। इतनी वृद्धि करता जा रहा है और जो वृद्धि करते जा रहे हैं इनकम में,
वही चीज़ तो क्या है हमारी जीडीपी। 10, 30, अगर इसके आगे भी कहीं जाती तो उसको भी माइनस करके और इसमें जोड़ देते तो हमारे पास क्या जाती, जीडीपी। यही तो है जीडीपी। क्या है जीडीपी? कितना आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो और उसकी मूल्य वृद्धि कर रहे हो। घरेलू, ध्यान दें, डोमेस्टिक, ये चीज़ मत भूलना। घर के अंदर यानी भारत की सीमा के अंदर आप कितना उत्पादन कर रहे हो, लेकिन वो उत्पादन में कितनी मूल्य वृद्धि हो रही है, अगर उत्पाद की अनुसार देखें हम तो उसमें कितनी मूल्य वृद्धि हो रही है, वो उस चीज़ की क्या है, जीडीपी। अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों का सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। सकल मूल्य वर्धित क्या है, इन दोनों के बीच में जितनी मूल्य वृद्धि हुई है इसका माइनस इसका डिफरेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आय विधि द्वारा जीडीपी का मूल्यांकन। ये चीज़ हम देख चुके हैं पहले कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम सभी को पता है। अब भूमि जब हमने ली तो उसका हमने कुछ ना कुछ किराया दिया होगा, उस किराए से कुछ ना कुछ आय हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। ये जो श्रम है उनको वेतन मिला होगा, जो जितने भी लेबर हैं उनकी कुछ ना कुछ आय हुई होगी। कैपिटल जो हमने लगाई उस पे जो ब्याज लग रहा है, जो बैंक को मिल रहा है ब्याज, तो बैंक की भी आय हो रही है, तो बैंक की भी कुछ ना कुछ आय हुई है। एंटरप्रेन्योर है, उसने जो भी सामान बनाया है उसको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, मतलब उद्यमी की कुछ ना कुछ आय हो रही है, तो उसकी भी कुछ आय हो रही है। ऐसे हम अगर इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इन सभी उत्पादन के कारकों को ऐड कर लें, R प्लस W प्लस इंटरेस्ट प्लस P, ये देखिए किराया, वेतन, ब्याज, लाभ, ये किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल इंडिया में जितनी भी कंपनियाँ हैं, ओवरऑल इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब की भूमि का किराया, उन सब का वेतन, ब्याज और लाभ अगर हम जोड़ देंगे तो इंडिया की जीडीपी निकल आएगी कि कितनी जीडीपी इंडिया की है। ठीक है, इसी का उल्टा करके देखते हैं। इसका उल्टा क्या है, व्यय की वृद्धि से। अभी आय हो रही थी, अब व्यय देखते हैं। व्यय में बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए 100 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, कहाँ पर हो रही हैं, भारत में 100 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, ये 100 वस्तुएं उत्पादन हो रहा है भारत में। अब उनमें से मान लीजिए 80 की खपत तो भारत में है, लेकिन 20 की खपत विदेश में है। 20 की खपत कहाँ है, विदेश में, ये 20 की खपत विदेश में हो रही है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, मान लीजिए 100 चीज़ें जो हैं वो कहीं फॉरेन में बन रही हैं, जिनमें से 20 की खपत भारत में हो रही है और 80 की खपत बाहर ही हो रही है। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ भारत में बन रही है, उत्पादन इसका कहाँ है, भारत में, उत्पादन भारत में, और इसका उत्पादन कहाँ है, विदेश में, ये विदेशी उत्पादन। अगर मैं विदेशी उत्पादन की बात करूं, उत्पादन कहाँ हो रहा है, विदेश में, तो अगर विदेश में उत्पादन हो रहा है तो इसका जो टैक्स मैक्स है वो सब कहाँ जा रहा होगा, विदेश की सरकार के पास। हमको तो टैक्स भरना पड़ रही होगी उल्टा, इन 20 वस्तुओं को जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसके लिए हमको विदेशों को टैक्स भरना पड़ रही होगी। क्लियर है ये चीज़? और इसमें क्या हो रहा होगा, ये 80 तो हमने खपत कर ली, लेकिन ये जो 20 हम बाहर भेज रहे हैं, ये 20 जब हम बाहर भेजेंगे तो बाहर से हमारे पास क्या आएगा, पैसा, टैक्स हम लगाएंगे किसके ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर जो हमारे भारत में उत्पादित चीज़ों की खपत कर रहे हैं। मतलब जब मैं किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करूंगा, किसी चीज़ को देश से बाहर भेजूंगा, उत्पादित कहाँ हुई है, भारत में, लेकिन जब मैं उसको एक्सपोर्ट कहीं करूंगा तो वो मेरे देश में पैसा बढ़ाएगा। लेकिन मैं जब बाहर की किसी चीज़ को खरीदूंगा तो मुझे मेरा पैसा विदेशी सरकार को देना पड़ेगा, मतलब वो पैसा घटेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जो भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, और वो होती हैं आपकी हाउस होल्ड,
गृहस्थ, फर्म कंपनियां और गवर्नमेंट सरकार। ठीक है, तो इन तीनों ने कितनी खपत करी, क्योंकि देखिए खपत तो यही करेंगे और कौन करेगा, मैं खरीदूंगा सामान या सरकार खरीदेगी सामान या कोई कंपनी खरीदेगी सामान। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट, ये तीनों तो करेंगे ही करेंगे वे, इन तीनों की खपत तो होनी ही होनी है। साथ में देखिए प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, वो आय जो मुझे बाहर भेजने पर मिल रही है। कोई उत्पादन जो भारत में हुआ था उसको मैंने जो बाहर भेज दिया, जिसका उत्पादन मैं भारत में दिखा तो नहीं पा रहा, लेकिन वो उत्पादन किसका है, भारत का ही तो उत्पादन है। वो खपत कहाँ हुई है, बाहर, जिसका पैसा किसको मिला है, भारत को। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ बनाया, लेकिन मैंने कहाँ भेज दिया, मान लो अमेरिका में भेज दिया। तो जब मैं अमेरिका को बेचूंगा तो इसका पैसा कहाँ आएगा, मेरे पास भारत में। उस पैसे का टैक्स मुझे किसको भरना पड़ेगा, भारत की सरकार को। तो भारत की आय बढ़ेगी। क्लियर है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो एक्सपोर्ट मुझे जोड़ना पड़ेगा, और जो मैं बाहर से खपत के लिए सामान मंगा रहा हूं, मान लो ये पेन मैंने कहां से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, मैंने खरीदा तो पैसा मुझे किसको देना पड़ी होगी, अमेरिका की कंपनी को। और जब मैं अमेरिका की कंपनी को पैसा दूंगा तो अपने देश का पैसा कहां चला गया, बाहर चला गया। तो ये चीज मुझे माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज। तो ये जो है व्यय की विधि से आपकी जीडीपी का मूल्यांकन है, और यही जीडीपी है। क्या है जीडीपी, आप पर्टिकुलर भारत के अंदर कितनी आय कर रहे हैं उत्पादन से। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, फर्म, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट वाला प्लस और इंपोर्ट वाला आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रणाली परिवर्तन। ठीक है, प्रणाली परिवर्तन में क्या है, देखिए, प्रणाली परिवर्तन का मतलब है कि पहले हम किन तरीकों से जीडीपी को नापते थे, आज की डेट में हम जीडीपी को किस तरीके से नापते हैं, उन सब में क्या अंतर हुआ है, उसके बारे में हम प्रणाली परिवर्तन में देखेंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये साला फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये देखिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। देखिए फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य, अभी हमने देखा कि जो कारक हैं उत्पादन के कारक हैं, क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप सभी को मालूम है क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों की जो कमाई है, लैंड से कुछ कमाई हुई, लेबर से कुछ कमाई हुई, कैपिटल से कुछ कमाई हुई, एंटरप्रेन्योर से कुछ कमाई हुई, या मैं ऐसा कह लूँ लैंड खरीदने में कुछ लागत लगी, लेबर को लाने में कुछ लागत लगी, कैपिटल को लाने में कुछ लागत लगी, ब्याज लगेगा, और जो लाभ होगा वो भी कंपनी की लागत होगी। इन सबको मिलाकर जो लागत है वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। अभी और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने क्या कहा है कि भूमि खरीदने में जो लागत लगी या किराए पर लेने में जो लागत लगी, प्लस लेबर को लाने में जो लागत लग रही है, उसको जो मैं वेतन दे रहा हूँ उसकी लागत, जो मैं पूंजी लगा रहा हूँ, ब्याज भर रहा हूँ उसकी लागत, और जो मुझे लाभ मिल रहा है उसकी लागत, इन चीज़ों को मिलाकर क्या कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने किसी भी प्रकार के कर, टैक्स की बात अभी नहीं की है। फैक्टर कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा, लागत मूल्य की जब मैं बात करूंगा, तो मैंने अभी किसी भी प्रकार के टैक्स की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ सीधे सीधे इसकी बात कर ली। लेकिन यही चीज़ जब बाजार में जाएगी तो क्या इस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए ये मेरी कंपनी है, ठीक है, इसने एक उत्पाद बनाया, है, ठीक है, इस उत्पाद को मैंने बाजार में उतार दिया। अब जब मैं इसको बाजार में उतारूंगा
इस चीज़ को जब मैं बाज़ार में उतारूंगा तो इस पर सरकार जीएसटी लगाएगी, सरकार इस पर जीएसटी लगाएगी। मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद अब सरकार जीएसटी लगाएगी, या हो सकता है कुछ सब्सिडी भी दे दे, हो सकता है कोई सब्सिडी दे दे। जैसे मान लो मैंने कोई बायो मटेरियल बनाया है, उसको मैं बाज़ार में अगर बेचने की कोशिश करूं तो सरकार मुझे सब्सिडी भी देगी, टैक्स भी लगाएगी, लेकिन सब्सिडी भी देगी। ठीक है, हम वैल्यू से देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये कंपनी है ए, ठीक है। इस कंपनी का पूरा फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपये है, मतलब वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है। इसने एक प्रोडक्ट बनाया, बी प्रोडक्ट बनाया, बी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को जैसे ही उसने बाजार में उतारा, बाजार में उतारा, जैसे ही वो इसे बाजार में उतारेगा, सरकार ने मान लो इस पर 2 रुपये जीएसटी लगा दिया, 2 रुपये जीएसटी लगा दिया, ठीक है। तो अब कितनी हो गई इसकी लागत? 12 रुपये। लेकिन ये बायो मटेरियल था, तो मान लो सरकार ने 1 रुपये की सब्सिडी भी दे दी, ठीक है। अब इसकी लागत कितनी हो गई? 11 रुपये। तो ये मार्केट में पहुंचते पहुंचते, बाजार में पहुंचते पहुंचते उत्पादक को कितने रुपए का पड़ रहा है? 11 रुपये का। अब वो बेचे किसी भी रेट में, किसी भी रेट में बेचे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट में पहुंचते पहुंचते उत्पादक को कितने रेट का पड़ रहा है? अगर वही बेच रहा है तो कितने रुपए का पड़ रहा है? 11 रुपये का। ये कहलाएगी इसकी मार्केट प्राइस। ध्यान दें, फैक्टर कॉस्ट जो थी, उस फैक्टर कॉस्ट में आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए उस पर जीएसटी भी लगेगा, कुछ सब्सिडी भी मिलेंगी, हो सकता है ना मिले सब्सिडी, हो सकता है टैक्स फ्री भी हो, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल के अनुसार मान लो कुछ टैक्स लगा, कोई सब्सिडी भी मिली, ठीक है। तो एट लास्ट मार्केट में जो प्राइस उसकी हो जाएगी उसको बोला जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। ये प्रोडक्ट पे लग रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, प्रोडक्शन के टाइम का टैक्स नहीं है ये प्रोडक्ट बन गया उसके बाद टैक्स लगना चालू हुआ है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो फैक्टर कॉस्ट क्या होनी चाहिए मेरी? फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं प्लस कर दूं क्या? टैक्स, और माइनस कर दूं सब्सिडी, माइनस कर दूं सब्सिडी। देखो टैक्स मैंने जोड़ा है, 10 रुपये थे, 2 रुपये टैक्स लग गया तो 12 रुपये का हो रहा था, लेकिन सब्सिडी मिल गई तो वो मैंने माइनस कर दी। ये पूरी चीज क्या कहलाएगी मेरी? मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। क्लियर है? ध्यान दें, टैक्स और सब्सिडी की बात तो कर रहा हूं, लेकिन ये टैक्स और सब्सिडी किस पे हैं? प्रोडक्ट पे। उत्पाद बन चुका है, उसके बाद उस पर टैक्स लग रहा है। उत्पाद बन चुका है, उसके बाद उस पर जो टैक्स लग रहा है वो वाला टैक्स मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जो कहलाएगी मेरी बाजार मूल्य। यानी मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। क्लियर है? ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी अभी आपको। देखिए मैं और अच्छे से बता देता हूँ इस चीज़ को आपको। अब एक कोई आदमी था साहब, वो एक कंपनी खोलना चाह रहा था, ठीक है। कंपनी खोलने के लिए उसने भूमि ली, तो भूमि लेने का तो उसका जो किराया था वो तो लगा ही लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पे उसने स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी होगी? जब आप किसी भी ज़मीन को खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, और रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकार आपसे क्या लेती है? टैक्स। अभी तो देखिए उत्पाद बना भी नहीं है, उत्पाद बना ही नहीं है, अभी तो आपने अकेली भूमि खरीदी है, उसके ऊपर सरकार ने आप पे क्या लगा दिया है? टैक्स। तो क्या ये प्रोडक्ट टैक्स है? प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, उससे पहले ही टैक्स लग गया। तो प्रोडक्ट बनने से पहले जितने भी टैक्स लग रहे हैं उनको क्या बोलता हूं मैं? प्रोडक्शन टैक्स। उत्पादन कर। किसको बोल रहा हूं उत्पादन कर?
जो प्रोडक्ट बनने के पहले ही अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूं क्या, उत्पादन कर। ठीक है, चलो भाई, लेबर बुला लिया मैंने, उसके बाद मैंने पूंजी भी लगा ली कुछ, और मुझे लाभ मिलेगा कुछ बाद में। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, पूरा फैक्टर कॉस्ट है। अब इस फैक्टर कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था ये कर मर कुछ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये कर तो लगा होगा। मान लो आपको एक बायोमटेरियल बनाने की कंपनी खोलनी है, तो सरकार चाहती है कि बायोमटेरियल बने, सरकार चाहती है कि विंड एनर्जी का उत्पादन हो, सरकार चाहती है सोलर एनर्जी का उत्पादन हो। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में हेल्पफुल है। तो सरकार क्या करेगी, इन चीज़ों में सब्सिडी भी देगी। मान लो आपने भूमि खरीदी, भूमि 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ पे उसने टैक्स तो ले लिया, लेकिन मान लो उसने आपको 100 रुपये, मान लो अपन को कैलकुलेशन में आसानी होगी, 100 रुपये की ज़मीन थी, उसने मान लो 10 रुपये टैक्स लगा दिया इस पर, लेकिन मान लो वो आप बायोमटेरियल बना रहे हैं तो उसने 5 रुपये की सब्सिडी दे दी आपको। अभी क्या उत्पादन हो गया, प्रोडक्ट बन गया? नहीं, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, और प्रोडक्ट नहीं बना उससे पहले कुछ टैक्स भी लग चुका है, उससे पहले ही आपको कुछ सब्सिडी भी मिल चुकी है। इस टाइप के टैक्स को बोलता हूं मैं उत्पादन कर, और इस टाइप की सब्सिडी को बोलता हूं प्रोडक्शन सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी बोलता हूं। यानी फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ, इनके साथ साथ, ये जो लागत मूल्य है इनके साथ साथ कुछ टैक्स और सब्सिडी भी हमको मिल रही है। ठीक है, अब जब ये चीज है तो ये किसका घाटा हो रहा है, किसके पैसे लग रहे हैं? जो उत्पादन करता है, जो उद्यमी है, उसका खर्चा है ये। मतलब ये खर्चा भी उसको उत्पाद बनाने में इंक्लूड करना पड़ेगा। जब वो उत्पाद बनाकर किसी को बाजार में देगा, उससे पहले उसको ये खर्चा भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा उसका लगा है, उसको इस चीज़ की भरपाई करनी है, तो इस चीज़ को उसको जोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी उसका फैक्टर कॉस्ट है, जो भी उसकी लागत मूल्य है, उसमें उसको प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन उत्पादन कर माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये जब कर देगा, ये क्या चीज है? उत्पादन कर, सॉरी, फैक्टर कॉस्ट में उत्पादन कर जोड़ना और सब्सिडी हटा देना। मान लीजिए 10 रुपये उसकी क्या थी, फैक्टर कॉस्ट थी, उसमें 10 रुपये उसकी फैक्टर कॉस्ट थी, उसमें टैक्स लग गया 10 रुपये का प्रोडक्शन का, माइनस 5 रुपये की सब्सिडी मिल गई। मतलब कुल मिलाकर 15 रुपये जो है वो क्या है, ये 15 रुपये क्या है? ये वो मूल्य है जो प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उत्पादक पर लग चुका है। प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उत्पादक पर लग चुका है, और ऐसा मूल्य जो प्रोडक्ट बनाने के पहले ही उत्पादक पर लग चुका हो, उसको बोलता हूं आधारिक मूल्य, आधारिक मूल्य या बेसिक प्राइस। ध्यान दें, अब आपके पास तीन चीजें हैं। फैक्टर कॉस्ट, ध्यान दें, फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य, बेसिक प्राइस आधारिक मूल्य, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य। इन तीनों में आप अंतर अच्छी तरीके से समझ लें, इन तीनों में अंतर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। मैं आपको एक बार तीनों साथ में बता देता हूं, समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है इन तीनों में अंतर, क्योंकि हर जगह आपको यही चीज़ मिलनी है। सबसे पहली चीज़ है आपकी लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? उत्पादन के कारकों का बिना किसी करके, कर नहीं है, कर जब नहीं है तब जितना मूल्य हो रहा है उसको बोलता हूं फैक्टर कॉस्ट या लागत मूल्य। क्लियर?
नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। किसको बोला था मार्केट प्राइस? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, अच्छा चलिए बाजार मूल्य से पहले ये देखिए, बाजार मूल्य से पहले आप इसको देखिए बेसिक प्राइस को, आधारिक मूल्य को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब जब उत्पादन पे जो मूल्य है वो आपको मिल चुका है, मान लीजिए 10 रुपये था उत्पादन पे मूल्य, उस पर उत्पादन वाले कर, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन वाले कर और सब्सिडी दी। मैं प्रोडक्ट नहीं बनाया, अभी तक मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, अभी मैंने सिर्फ कंपनी स्थापित करी है। कंपनी स्थापित करते टाइम मुझे जितने कर और सब्सिडी लग गए वो जब मैं इसमें जोड़ दूंगा, किसमें? फैक्टर कॉस्ट में। कौन से वाले? उत्पादन वाले, सिर्फ उत्पादन वाले, उत्पादन वाले कर और उत्पादन वाली ही सब्सिडी, उत्पादन वाली ही सब्सिडी, ये चीज कहलाएगी आपकी आधारिक मूल्य या बेसिक प्राइस। सिर्फ उत्पादन, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, प्रोडक्ट के बन जाने के बाद, ध्यान दें, प्रोडक्ट के बन जाने के बाद उसको जब बाजार में उतारूंगा, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, उससे पहले ही टैक्स भी लगा होगा। जब आपने भूमि खरीदी, स्टाम्प ड्यूटी, बायो मटेरियल या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो सरकार के काम की है तो सरकार उस पर सब्सिडी भी दे देगी, लेकिन अभी आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को जैसे ही आप बाजार में बेचोगे, उस प्रोडक्ट को जैसे ही बाजार में बेचोगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगी। जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं का उत्पादन आपने कर लिया, ठीक है, उत्पादन करने से पहले उत्पादन के लिए आपको भूमि खरीदनी पड़ी होगी या किराए पे लेनी पड़ी होगी, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगी होगी, रजिस्ट्री कराई होगी, वो उत्पादन करोगे। तब तक आपने गेहूं उगाया नहीं था, लेकिन अब आपने गेहूं उगा लिया, गेहूं आपके हाथ में है। जैसे ही गेहूं आप बाजार में बेचने जाओगे, हो सकता है सरकार उस पर जीएसटी लगा दे, ठीक है, नहीं लगाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 20 रुपये किलो गेहूं था आपके पास, उत्पादन में आपको इतना लगा, आपने जैसे ही उसको बाजार में बेचा, सरकार ने उस पर जीएसटी लगा दिया। कितने रुपए? मान लो 2 रुपये जीएसटी लगा दिए। लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि नहीं यार, गेहूं है, बेसिक चीज़ है, सबको खाना होती है, चलो इसमें हम 1 रुपये की सब्सिडी भी दे देते हैं। अब ये टैक्स और ये सब्सिडी किस चीज़ पे मिल रही है? प्रोडक्ट पर, उत्पाद पर मिल रही है। उत्पादन हो चुका है, उत्पादन होने के बाद अब जो मेरे पास उत्पाद है उसमें ये टैक्स और सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। तो उत्पादन होने के बाद, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन होने के बाद, उत्पादन होने के बाद उसमें कर लगना, उत्पाद कर, और उसी की सब्सिडी, उत्पाद पे लगाई हुई सब्सिडी को जब हम फैक्टर कॉस्ट से प्लस और माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाजार मूल्य। लेकिन अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान देने की है, क्या मैं यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख सकता हूँ? ध्यान दें जरा, क्या मैं यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख सकता हूँ? क्यों यहाँ फैक्टर कॉस्ट नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि मार्केट प्राइस में तो ये वाली चीज़ भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ तो मुझे उसके उत्पादन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ फैक्टर प्राइस ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा? बेसिक प्राइस या बेस प्राइस। क्लियर है ये चीज़? इन तीनों में अंतर अगर आपको क्लियर है, इन तीनों में अंतर अगर आपको क्लियर है तो आप राष्ट्रीय आय की गणना के जितने समुच्चय हैं सबको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रभावी श्रम निर्गत। इसका ये मतलब है कि पहले देखिए प्रणाली परिवर्तन पढ़ रहे हैं कि परिवर्तन क्या क्या हुआ है, कि हम लागत मूल्य से बाजार मूल्य पे आ गए। पहले हम फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी निकालते थे, अब हम मार्केट प्राइस से जीडीपी निकालते हैं। अब आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। और अभी अपन डिटेल में और अच्छे से बात कर लेंगे कि ये क्या होती है, आगे चल के इसका भी एक टॉपिक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेबर इनपुट। पहले क्या होता था, सभी को हम एक जैसा मानते थे, हाँ भाई ये भी लेबर है, ये भी लेबर है, ये भी लेबर है, इसको भी 10 रुपये दो, इसको भी 10 रुपये दो, इसको भी 10 रुपये दो। लेकिन अब हम इफेक्टिव लेबर इनपुट देखते हैं, मतलब जिसका जैसा टैलेंट उसको वैसी इनकम। क्लियर है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि प्रभावी श्रम निर्गत का क्या मतलब है, जो जितना इफेक्टिव है
हम उसको उसके आधार पर इनकम देते हैं। जीवीए टेक्निक देखिए, पहले हमारे यहाँ वैट चलता था, वैट पे हम यही गलती करते थे जो मैंने आपको बताई, हम मध्यवर्ती वस्तुओं पर भी टैक्स लगा देते थे। लेकिन अब हम जीवीए टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जीवीए टेक्निक का मतलब ये है कि हम अब सिर्फ उन उत्पादों पर टैक्स लगाते हैं जो अंतिम हैं। अब हम मध्यवर्ती वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।